You are welcome to खान केमिस्ट्री ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो डी व एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसके अंतर्गत परमाणवीय परमाणवीय त्रिज्या परमाणवीय त्रिज्या आयनन ऊर्जा धात्विक प्रकृति संकुल गुण उत्प्रेरकीय गुण रंगीन गुण या रंगों का प्रदर्शन, इन सभी टॉपिकों का प्रथम संक्रमण श्रेणी के सामान्य गुणों के अंतर्गत अपन चर्चा कर चुके हैं। आगे इसमें जो आगे टॉपिक है उसको अपन आगे बढ़ाते हुए जो आगे अगला वाला टॉपिक है वो होता है चुंबकीय गुण। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी टॉपिक आपके आसानी के साथ क्लियर होंगे। और चुंबकीय गुण की अगले टॉपिक की अपन चर्चा करते हैं। चुंबकीय गुण टॉपिक से पहले मैं एक क्वेश्चन पर जाता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और उसका आंसर भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मैं वो प्रश्न लिखता हूं कि वो प्रश्न है क्या। प्रश्न है Cr2+ अपचायक है जबकि Mn3+ ऑक्सीकारक होता है, लेकिन दोनों का विन्यास D4 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना प्रश्न समझ में आ रहा होगा। Cr2+ अपचायक है जबकि Mn3+ ऑक्सीकारक होता है, लेकिन दोनों का विन्यास D4 होता है। क्यों D4 होता है? क्यों? ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम द्वारा क्लिक किया जाता है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को इस प्रश्न के आंसर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इसका आंसर किस प्रकार देना है। कि जो क्रोमियम धातु है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। कितना होता है? 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आर्गन 18 3d4 4s2। सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिख दिया। इसका सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आर्गन 18 3d4 4s2। अब यहाँ पर Cr+2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो Cr+2 ऑक्सीकरण अवस्था में जब जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स आर्गन 18 3d4 4s0 शेष बचेगा। इसी प्रकार अपन मैग्नीज का लिख देते हैं। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 25। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 18 3d5 4s2। और मैग्नीज +3 में है, तो मैग्नीज +3 में होगा, तो मैग्नीज +3 का भी लिख देते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डियर स्टूडेंट्स। तो दो तो इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल के एक्सटर्नल ऑर्बिटल के बाहर हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से बाहर हो जाएगा। तो विन्यास क्या बचेगा? आर्गन 18 3d4 4s0। तो दोनों का क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन के अनुसार D4 विन्यास। दोनों का क्या है क्वेश्चन के अनुसार? D4 विन्यास। अब ये कहता है कि ये एक अपचायक है और ये एक ऑक्सीकारक है। तो अपचायक डियर स्टूडेंट्स आपको पता है जिसका ऑक्सीकरण होता है वो तो कहलाता है अपचायक, और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्रोमियम का
ऑक्सीकरण करें, क्रोमियम का ऑक्सीकरण करें, तो वो घटना कौन सी होगी? अपचायक। तो ऑक्सीकरण किया जाएगा तो उस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना पड़ेगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का त्यागना। और इलेक्ट्रॉन जब त्यागा जाएगा तो विन्यास क्या बचेगा डियर स्टूडेंट? 3d3। क्या बचेगा? 3d3। और 3d3 जो विन्यास शेष बचता है वो डियर स्टूडेंट्स dd संक्रमण के अनुसार, dd संक्रमण के अनुसार किस स्तर का शेष रह जाता है डियर स्टूडेंट्स? T2G स्तर का। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो dd संक्रमण से जब d कक्षकों का विपाटन होता है तो उस स्थिति में T2G स्तर के 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, dxy, dyz, dzx। कौन कौन से ऑर्बिटल पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स? dxy, dyz, dzx। ये तीनों ऑर्बिटल T2G स्तर में आते हैं। किसमें आते हैं? T2G स्तर में। और विन्यास क्या बच गया? 3d3। तो 3d3 मत बच गया तो एक एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? dxy में, dyz में, dzx में। तो कहने का अर्थ ये हुआ जैसे ही 3d4 से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो घटना कौन सी हुई? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण वाले को क्या कहा जाता है? अपचायक। विन्यास क्या बचा? 3d3। किस स्तर का? T2G स्तर का। तो T2G स्तर कैसा हो गया? स्थायी स्तर हो गया। कैसा हो गया? स्थायी स्तर हो गया। जबकि इसी प्रकार मैग्नीज के अंदर जब अपन चलेंगे, मैग्नीज के अंदर चलेंगे तो यहां पर इसका क्या होगा? क्योंकि ये इसको क्या कह रहा है? ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक घटना कब होती है? जब उसका क्या हो? अपचयन। क्या हो? अपचयन। और अपचयन का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। यदि मैं इस 3d4 में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करूं, मैं यहां पर लिखता हूं 3d4 में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करूं +1 इलेक्ट्रॉन, तो विन्यास क्या हो जाएगा? 3d5। और 3d5 विन्यास जैसे ही होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? d ऑर्बिटल कितने प्रकार के हुए डियर स्टूडेंट्स? 5 प्रकार के। और पांचों प्रकार के कक्षकों में ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यानी कि अर्धपूरित विन्यास बच गया। कैसा हो गया? अर्धपूरित विन्यास हो गया। अर्धपूरित विन्यास इस मैग्नीज को Mn3+ को जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें इसके विन्यास में 3d4 में एक इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा तो 3d5 अर्धपूरित विन्यास बन जाता है, जो इसको अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त करता है या अतिरिक्त स्थायित्व देता है। इसीलिए Cr2+ से जब 3d4 से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो यहां पर विन्यास 3d3 बच गया, जो कि T2G स्तर का स्थायी विन्यास बचा। इसलिए ये तो क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? अपचायक। जबकि मैग्नीज +3 को क्या कह रहा है? ऑक्सीकारक। यदि उसके 3d4 में एक इलेक्ट्रॉन और एडिशन किया जाए तो विन्यास अर्धपूरित स्तर का स्थायी शेष हो, अर्धपूरित स्तर का स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है, जो मैग्नीज आयन को या मैग्नीज +3 आयन को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स Cr2+ अपचायक हो गया और Mn3+ ऑक्सीकारक हो गया। इसका आंसर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर देना है। आप आंसर इसको किस प्रकार दोगे कि दोनों का विन्यास 3d4 ही होता है। यदि Cr2+ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, Cr2+ के विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो Cr2+ में विन्यास T2G स्तर का शेष रहता है जो स्थायी होता है, जबकि Mn3+ के विन्यास 3d4 से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है, जो मैग्नीज आयन को अतिरिक्त स्थायित्व देता है। इसलिए Cr2+ अपचायक है और Mn3+ ऑक्सीकारक है। तो डियर स्टूडेंट्स प्रश्न अच्छे से आपके समझ में आ गया और उत्तर भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम जो अगली प्रॉपर्टी है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है? चुंबकीय गुण। अगली प्रॉपर्टी क्या है? चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण पदार्थों में उत्पन्न होते कैसे हैं? भाई ये कहता है कि भाई संक्रमण धातु आयनों में चुंबकीय गुण कैसे पाए जाते हैं। तो संक्रमण धातु आयन की बात करें या किसी पदार्थ की बात करें, तो पदार्थ में डियर स्टूडेंट्स आप जानते हो पदार्थ का अवयवी कण क्या होता है? परमाणु, अणु, आयन। तो परमाणु की बात कर लेते हैं तो आप जानते हो डियर स्टूडेंट्स परमाणु का केंद्रीय भाग क्या होता है? नाभिक।
और नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इस एटम के अंदर चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होता है? इस एटम के अंदर चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होता है? चुंबकीय गुण से तात्पर्य डियर स्टूडेंट्स चुंबकीय आघूर्ण से होता है। किससे होता है? चुंबकीय आघूर्ण से। चुंबकीय आघूर्ण से, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। चुंबकीय आघूर्ण से चुंबकीय आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो डियर स्टूडेंट्स परमाणु के केंद्रीय भाग नाभिक के चारों वर्ताकार कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो इलेक्ट्रॉन की कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है। कितने प्रकार गति करता है डियर स्टूडेंट्स? दो प्रकार की। पहली गति तो होती है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। पहली गति तो होती है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। कक्षीय गति से तात्पर्य ये हुआ, एक साधारण सा उदाहरण अपन समझते हैं। जैसे सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो वो पृथ्वी की कौन सी गति हो गई? कक्षीय गति हो गई। कैसी गति हो गई? कक्षीय गति। और दूसरी गति इलेक्ट्रॉन की होती है डियर स्टूडेंट चक्रण गति। कौन सी होती है? चक्रण गति। और चक्रण गति को अपन एक साधारण से फिर से उदाहरण से समझते हैं कि भाई सूर्य के चारों पृथ्वी जब चक्कर लगा रही है तो वो तो गति कौन सी हो गई? कक्षीय गति। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूम रही है, पृथ्वी अपने जो अक्ष पर घूम रही है, यानी इलेक्ट्रॉन अपने जब अक्ष पर इसके चारों रोटेशनल हो रहा है तो वो कौन सी गति हो गई? चक्रण गति। क्योंकि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर चारों दिशाओं में घूमती है तो उससे क्या बनते हैं डियर स्टूडेंट? दिन रात बनते हैं। उसी प्रकार जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष में अपने अक्ष पर ही घूमता है तो वो गति कौन सी हो गई? चक्रण गति। कक्षीय गति और चक्रण गति का योग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू से। तो अपन हम डियर स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस। म्यू एल जो रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट्स वो करता है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति को। किसकी गति को रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति को। और म्यू एस रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति को। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति को, जिससे दोनों के योग से क्या उत्पन्न होता है डियर स्टूडेंट्स? चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने की इकाई क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? बोर मैग्नेटोन। बीएम बोर मैग्नेटोन। इसको मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में अच्छे से बताया था कि जिन परमाणुओं या जिन धातु आयनों के या संकुल आयनों में, जिन धातु आयन या संकुल आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण डियर स्टूडेंट कितना होता है? 1.73 बीएम। जिनमें धातु आयनों में या संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 2 शेष बचती है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण डियर स्टूडेंट कितना होता है? 2.84 बीएम। यदि 3 बचती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या धातु आयन के पास या संकुल में उपस्थित सेंट्रल मेटल एटम धातु आयन के पास, तो उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 3.87 बीएम होता है। 3.87 बीएम होता है। 4 होता है तो 4.92 बीएम होता है। और 5 अधिकतम कितने पाए जाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटलों में? 5। और 5 अधिकतम होगा तो उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है? 5.90 बीएम। तो डियर स्टूडेंट्स आपको चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पता चल गया होगा कि पदार्थों में चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होते हैं। क्योंकि पदार्थ में अवयवी कण क्या होगा? परमाणु। और परमाणु के केंद्रीय भाग नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति हो गई? कक्षीय गति। और इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ही घूमता है तो वो गति कौन सी हो गई? चक्रण गति। और दोनों का योग क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? चुंबकीय आघूर्ण। जिससे पदार्थों में किस गुण की उत्पत्ति होती है? चुंबकीय गुण की। तो डियर स्टूडेंट्स इस सामान्य रूप से आपको, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्रिय बच्चों, आपको चुंबकीय आघूर्ण के बारे में क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं कि भाई
पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कैसे होता है? पदार्थ में केंद्रीय भाग नाभिक होता है, नाभिक के चारों वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो दो प्रकार की गति करता है, पहली अपने वर्ताकार कोष में गति कर रहा है तो कक्षीय गति हो गई, और अपने अक्ष पर ही घूम रहा है तो चक्रण गति हो गई। उससे क्या उत्पन्न हो रहे हैं? चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? म्यू एल प्लस क्या हो गया? म्यू एस। ये तो म्यू एल तो हो गया इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण, इसको अपन यहाँ पर लिख देंगे कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण, और इसको लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स म्यू एस बराबर इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण। तो दोनों का योग क्या हो गया? कुल चुंबकीय आघूर्ण। और कुल चुंबकीय आघूर्ण ही क्या कहलाता है पदार्थों में? चुंबकीय गुण। अब अगर हम डियर स्टूडेंट्स चुंबकीय आघूर्ण के बारे में और अगर चर्चा करें तो फिजिकली कैलकुलेशन से या भौतिकीय गणना के अनुसार जो एक बोर मैग्नेटॉन होता है वो डियर स्टूडेंट्स होता है EH अपॉन 4πmc। EH अपॉन 4πmc। एक बोर मैग्नेटॉन जो फिजिकली कैलकुलेशन के अनुसार निकल कर आता है वो होता है EH अपॉन 4πmc। E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 8.6 × 10⁻⁻19 कूलम। H प्लांक कांस्टेंट होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। 4 और 5 कांस्टेंट है, 4 और 5 कांस्टेंट है। M इलेक्ट्रॉन का मास है, द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। और C क्या है? प्रकाश का वेग या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए एक बोर मैग्नेटॉन क्या होता है? EH अपॉन 4πmc होता है। और चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का डियर स्टूडेंट सूत्र क्या होता है? आपको अच्छे से याद होगा। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? म्यू बराबर √n प्लस में 2bm। n क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो अपनी चर्चा हुई चुंबकीय आघूर्ण के बारे में, और इस चुंबकीय आघूर्ण से चुंबकीय गुण का निर्माण हुआ। चुंबकीय गुण के आधार पर जो संक्रमण धातु या तत्व होते हैं वो 3 प्रकार की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। पहला जो पॉइंट होता है वो डियर स्टूडेंट्स होता है 3 प्रकार के पदार्थ निर्मित करते हैं या 3 प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। पहला तो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकीय गुण, पदार्थ कह दें या प्रतिचुंबकीय गुण। दूसरा होता है डियर स्टूडेंट्स अनुचुंबकीय गुण। और तीसरा होता है लोह चुंबकीय गुण। अब डियर स्टूडेंट्स इन तीनों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखते हैं क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय गुण और लोह चुंबकीय गुण, या लोह चुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय पदार्थ। तो तीनों के बारे में चर्चा करके देखते हैं क्या होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं आपको एक डायग्राम से शो करता हूं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है कि जब कोई ऐसा पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हो। डायग्राम के अंदर अपन बनाए, मान लीजिए ये एक चुंबक है, नॉर्थ और 2 साउथ पोल कल्पना करके माने जाते हैं चुंबक के अंतर्गत। यदि उसमें ऐसा पदार्थ रखा जाए या ऐसी धातु आयन या धातु रखा जाए जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हों? युग्मित हों। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हों? युग्मित। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो चुंबकीय बल रेखाएं इससे पदार्थ से हल्की सी प्रतिकर्षित होती हैं, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। ये हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ। डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि एक चुंबक माना और चुंबक के अंदर हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में उपस्थित होते हैं। तो युग्मित अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, माना युग्मित अवस्था का क्या हो गया? कपलिंग इलेक्ट्रॉनों की।
एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर की दिशा में, दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण नीचे की दिशा में, तो आपस में एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। जब चुंबकीय आघूर्ण नष्ट हो जाएगा तो चुंबकीय बल रेखाएं इस चुंबकीय प्रति चुंबकीय पदार्थ से हल्की सी क्या होंगी, प्रतिकर्षित, या ये चुंबकीय पदार्थ इन चुंबकीय बल रेखाओं से हल्का सा क्या होगा, प्रतिकर्षित। इसके एग्जाम्पल अपन डियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जैसे स्कैंडियम +3 आयन है, Zn2+ आयन है, कॉपर +1 है। इनमें सब में इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, युग्मित, क्योंकि स्कैंडियम +3 होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे, Zn2+ होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन 3d10 होगा, कॉपर प्लस होगा तो इसमें भी इसकी आद्यावस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d10। तो सभी इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स युग्मित अवस्था में है, तो युग्मित अवस्था में होंगे तो आपस में चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देंगे और चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ से हल्की सी क्या होती हैं, प्रतिकर्षित, या ये चुंबक प्रतिचुंबकीय पद, ये अपन ये भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ इन चुंबकीय बल रेखाओं से जो नॉर्थ से साउथ की ओर चल रही है, इसको काल्पनिक माना जाता है, दोनों साउथ पोलों को काल्पनिक माना जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जो जा रही हैं वो हल्की सी इस पदार्थ से क्या होती हैं, प्रतिकर्षित, या ये पदार्थ इन चुंबकीय बल रेखाओं से प्रतिकर्षित होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं और उन पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय बल रेखाएं उन पदार्थों से प्रतिकर्षित होती हैं। ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और उनके इस गुण को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रतिचुंबकत्व। क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व। अगर आपसे कहा जाए प्रतिचुंबकत्व पदार्थ क्या है या प्रतिचुंबकत्व गुण क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का गुण ही प्रतिचुंबकत्व माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपके अच्छे से ये क्लियर हो रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्रतिचुंबकीय गुण या प्रतिचुंबकीय पदार्थ या अपन प्रतिचुंबकत्व को क्लियर कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आगे हम अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होगा, भाई जब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे परमाणु या धातु आयन या धातु जैसे परमाणु ओब्लिक धातु या धातु आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन सभी युग्मित अवस्था में होते हैं, वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, नष्ट कर देते हैं। तो नष्ट कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, हल्के से प्रतिकर्षित होते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। अनुचुंबकीय जो गुण होगा, अनुचुंबकीय जो पदार्थ होंगे या अनुचुंबकत्व का जो गुण होगा, वे पदार्थ क्या होंगे, वे परमाणु अणु या आयन या धातु आयन जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम अनुचुंबकीय पदार्थ पढ़ रहे हैं, अनुचुंबकीय गुण या पदार्थ। तो डियर स्टूडेंट्स इनके पास क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे का नष्ट नहीं हो पाएगा। चुंबकीय आघूर्ण एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन का नष्ट नहीं हो पाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण नष्ट नहीं होगा तो उस स्थिति में ये क्या करेंगे, पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में अगर अपन इस पदार्थों को रखें, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, और इसमें मैंने अनुचुंबकीय पदार्थ को रखा डियर स्टूडेंट्स, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर क्या करते हैं, हल्के से आकर्षित करते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं, अपनी ओर हल्के से आकर्षित। तो डियर स्टूडेंट्स प्रतिचुंबकीय पदार्थों में तो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित हो रही थी, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं किधर की ओर आकर्षित होंगी, अनुचुंबकीय पदार्थ की ओर आकर्षित होंगी। इसका एग्जाम्पल जैसे अपन Ti3+, Cr2+, Cr3+, Mn2+ आदि एग्जाम्पल इसके होते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये चुंबकीय आघूर्ण जो इस पदार्थ का होगा वो एक दूसरे से नष्ट नहीं होगा, और चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा ये पदार्थ आकर्षित होते हैं, हल्के से आकर्षित होते हैं, पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं होते, हल्के से आकर्षित होते हैं। अगर चुंबकीय बल रेखाएं इनसे आंतरिक रूप से प्रवेश करके गुजरने लगती हैं तो ये पदार्थों का गुण क्या कहलाता है, अनुचुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुचुंबकत्व।
अनुचुंबकत्व कहलाता है। और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय दोनों पदार्थ क्लियर आपको डियर स्टूडेंट्स हो गए होंगे। आगे अपन बात करते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? जब अनुचुंबकीय हल्के से चुंबकीय क्षेत्र रखने पर आकर्षित होते हैं तो लोह चुंबकीय एक अपने आप में एक स्थायी चुंबक के समान व्यवहार करने लग जाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अपने आप में एक स्थायी चुंबक के समान व्यवहार करने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें अधिकतर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। अगर उनको चुंबकीय क्षेत्र से भी हटा लिया जाए, उन पदार्थों को या धातु आयनों को या धातुओं को चुंबकीय क्षेत्र से भी हटा लिया जाए, तो उनमें उपस्थित परमाणु छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें डियर स्टूडेंट्स डोमेन कहा जाता है। याद रखने का पॉइंट है, क्या कहा जाता है? डोमेन। तो आपसे पूछा जाए कि डोमेनों का संरेखण, डोमेनों का संरेखण किस पदार्थ का उदाहरण है? तो डियर स्टूडेंट्स किसका है? लोह चुंबकीय पदार्थ का, क्योंकि इन पदार्थों में अधिकतर सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में होते हैं। और इन पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में अपन रखते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं या एक स्थायी चुंबक के समान व्यवहार करते हैं। जैसे चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे इन पदार्थों से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक स्थायी चुंबक के समान व्यवहार करते हैं। अगर इसमें इनको चुंबकीय क्षेत्र से भी हटा लिया जाए तो इनमें परमाणु छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाते हैं। उन परमाणुओं को क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। वो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इनको कहा जाता है डोमेनों का संरेखण। इनको क्या कहा जाता है? डोमेनों का संरेखण। जैसे एग्जाम्पल है Fe आयरन के अयस्क Fe3O4, Gd गैडोलियम Fe3O4, Gd निकिल आदि इसके एग्जाम्पल हैं जो लोह चुंबकीय पदार्थों के माने जाते हैं। और पदार्थों के इस गुण को क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? लोह चुंबकत्व गुण कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स तीनों पदार्थ आपको समझ में आ गए होंगे। संक्रमण धातुएं जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रतिचुंबक का गुण प्रदर्शित करेंगी। जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतर युग्मित होते हैं लेकिन अयुग्मित साथ में अयुग्मित भी पाए जाते हों, वो अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेंगी। और जिनके पास अधिकतर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं वो लोह चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेंगी। और उनके अंदर क्या पाया जाता है? डोमेनों का संरेखण पाया जाता है। तो तीनों पदार्थ डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको क्लियर होने के पश्चात आगे नेक्स्ट की ओर एक चर्चा कर लेते हैं कि कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न इस प्रकार भी बनकर आ जाता है। या तो सीधा सीधा प्रश्न ये पूछेगा प्रतिचुंबकत्व गुण क्या है समझाइए, या अनुचुंबकत्व गुण क्या है समझाइए, या लोह चुंबकत्व गुण क्या है समझाइए, डोमेनों का संरेखण किस चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो किसका है? लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं। वैसे मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको 1-2 प्रश्न कराए भी हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आ जाता है क्वेश्चन Ti2+ धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर किस प्रकार देना है आपको? वैसे तो आपको तुरंत ही ध्यान आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सर ने हमको अच्छे से समझा दिया है। Ti का एटॉमिक नंबर कितना होता है? स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आर्गन 18 होता है, 3d2 होता है, 4s2 होता है। तो 2 एक्सटर्नल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे क्योंकि टाइटेनियम किस में है? +2 आयन में है। टाइटेनियम किस में है? +2 आयन में। तो आर्गन 18 करिए गैस विन्यास, 3d2 और 4s0।
डी ऑर्बिटल में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है? 2। तो n बराबर डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया? 2। और अपना फॉर्मूला क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का? म्यू बराबर रूट n प्लस 2। n के स्थान पर कितना रखेंगे डियर स्टूडेंट? 2। तो रूट 8 का मान कितना होता है? रूट 8 आएगा। रूट 8 का मान डियर स्टूडेंट कितना होता है? 2.83 bm लिख दो या 2.84 bm लिख दो। तो डियर स्टूडेंट्स आसानी के साथ निकाल लोगे। ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। या कोई कॉम्प्लेक्स में पूछे तो कॉम्प्लेक्स का प्रश्न कैसे आएगा? मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पर कोई एक संकुल ले लेता हूँ। तो संकुल में अगर पूछता है, जैसे मान लीजिए NiCl4 चार्ज माइनस का 2, संकुल आयन में निकिल धातु का चुंबकीय आघूर्ण मान ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न ये बन गया डियर स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स में अगर पूछता है निकिल धातु NiCl4 चार्ज माइनस 2 संकुल आयन में निकिल धातु का चुंबकीय आघूर्ण मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है आपको अच्छे से पता है कि जब अपन चुंबकीय आघूर्ण मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम NiCl4 चार्ज माइनस का 2 है। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है डियर स्टूडेंट्स? निकिल। तो निकिल का क्या निकालेंगे अपन? सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसको क्या मानेंगे? X। Cl की कितनी होती है? माइनस की 1, तो माइनस की 4 बराबर माइनस की 2, तो X बराबर कितना आएगा? प्लस की 2। और निकिल का एटॉमिक नंबर आप जानते ही हो। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 18 3d8 4s2। और 4s2 निकिल प्लस 2 की बात कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। क्या बच गया? 3d8। अब 3d8 बच गया डियर स्टूडेंट। तो 3d8 में d ऑर्बिटलों को अपन लिखते हैं 5 प्रकार के d ऑर्बिटल। कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा है? 3d8 बचा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची डियर स्टूडेंट्स? 2। और 2 जब बचती है n बराबर 2 रखेंगे, म्यू बराबर रूट nn प्लस 2 में n बराबर 2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? वही 2.84 bm। तो आसानी के साथ निकाल लोगे डियर स्टूडेंट्स। आपको दोनों प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अपना ये जो टॉपिक था चुंबकीय गुण, ये कंप्लीट हो चुका है। तो आगे अब हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसलिए सभी को खान केमिस्ट्री लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। धन्यवाद।